Hello students, today we will discuss some important topics of the chapter The Indian Constitution. The topics are key features of Indian Constitution and what were the challenges before the Constituent Assembly. तो बच्चों जैसा को आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। संविधान सभा का काम क्या था? संविधान को बनाना, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो उनके सामने जो चैलेंजेस रहे उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं रहीं जब वो हमारे भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। जो हमारे भारतीय आंदोलनकारी थे वो ब्रिटिशर्स से कई सालों तक लड़ते रहे अपनी फ्रीडम के लिए। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. और इस जो स्ट्रगल चल रहा था उस समय उन्होंने कि हमारा देश किस तरह होना चाहिए, हमारी उसकी प्लानिंग पूरी कर ली थी उन लोगों ने। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो आंदोलनकारी थे, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि हमारे देश, जो हमारा देश है, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद किस तरह का होना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग वो लोग पहले ही कर रहे थे। दिस टास्क वाज डन बाय आवर ग्रुप ऑफ 300 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस काम को पूरा किसने किया? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लोग लड़ रहे थे, आंदोलनकारी, उन लोगों के इच्छाओं को किसने पूरा किया? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स। चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, जिसका काम था संविधान को बनाना, तो उसके सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस रहे, कौन कौन सी समस्याएं थीं जब वो लोग संविधान बना रहे थे। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। जो हमारा देश था उसमें बहुत सारे समुदायों के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग संस्कृतियां थीं, उनके कल्चर्स भी अलग अलग थे। तो इस तरह से इनको संविधान बनाते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था कि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो पाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एमिनेंट। जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा था वो भी होने वाला था। सम प्रिंसली स्टेट, जैसा कि आप लोगों ने आगे भी पढ़ेंगे आप लोग, कि उस समय कई सारी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको छूट दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी जा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे थे जिन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। कई सारे स्टेट्स ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति उस समय तक बनी रही इन लोगों के सामने, क्योंकि हमारा जो संविधान बनना था वो पूरे देश के लिए बनाया जाना था। द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। तो उस समय तक जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लोगों की आर्थिक दशा और सामाजिक दशाएं बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोग बहुत सारे गरीब थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। उस समय पार्टीशन भी हुआ था, कई लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो पॉवर्टी बहुत थी उस समय। फिर भी हम देखें कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बड़े अच्छे से काम किया और एक अच्छा संविधान बनाकर तैयार किया। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। फिर भी हमारी संविधान सभा के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा संविधान बनाया जिसके अंदर जो डाइवर्सिटी है, विविधता है। विविधता का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो हमारे देश में अलग अलग कल्चर हैं, रिलीजन है, लैंग्वेजेस हैं, ये सब डाइवर्सिटी है। तो हमारे संविधान में अलग अलग डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट किया गया है, उनका भी सम्मान किया गया पूरा, और साथ ही साथ नेशनल यूनिटी को भी बनाए रखा गया, राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखा गया। तो अलग अलग लोगों के जो संस्कृति, कल्चर, भाषाएं जो भी थीं उनको भी बनाकर रखा गया,
और साथ में देश को एक भी बनाकर रखा गया, देश की एकता को भी बनाए रखा गया। द फाइनल डॉक्यूमेंट also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives। तो जो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट, जो हमारा फाइनल संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अंदर वो सारे तरीके या सुधार थे कि किस तरह से हम लोग अपने देश में जो पॉवर्टी है उसको जड़ से उखाड़ फेंकें, एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और लोगों का जो महत्वपूर्ण एक काम है, एक भूमिका है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। मतलब हमारी जो सरकार जो बनती है वो हमारे द्वारा ही बनेगी। इस रोल, इस भूमिका के बारे में जोर दिया गया कि लोग ही अपनी सरकार को चुनें, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो संविधान सभा के लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन लोगों ने इन सारी समस्याओं जो हमने देखी अभी, कई सारी डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो थी, इन सब के होते हुए भी किस तरह से एक अच्छा संविधान बनाया। और अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे संविधान की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, की फीचर्स हैं। फेडरलिज्म, संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि किसी भी देश में जब एक से अधिक स्तर की सरकार होती है तो उसे फेडरल कंट्री कहा जाता है। उसके पास पावर्स भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे ही देश में देखें, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। तो एक तो हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके अलावा कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो 2 लेवल होगा ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा सेकंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह से एक थर्ड लेवल भी है, पंचायती राज इज़ द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी का जो थर्ड लेवल है वो है पंचायती राज, जिसमें नगर पालिकाएँ, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट जो सारी आती हैं वो सब पंचायती राज कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो, अगर हम कहें तो फेडरल कंट्री है, संघवाद है हमारे यहाँ पर। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट लुक एट द एंटायर रिमोट एरियाज, हेंस द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म हु कैन टेक गुड डिसीजंस फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। अब एक लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ एक ही गवर्नमेंट अगर रहती, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी क्या दिक्कतें होती? क्योंकि एक ही अगर गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पूरे देश की समस्याओं के बारे में नहीं जान सकते कि कहीं की अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन और सामाजिक आर्थिक दशाएं अलग अलग हैं। तो वहाँ की सभी समस्याओं के बारे में और रिमोट एरियाज़ के बारे में एक ही गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है वो नहीं जान सकती। इसीलिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें बनाई जाए, जिससे कि वो लोग अपने राज्यों के लिए अच्छा काम कर सकें, उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। ऑल स्टेट्स इन इंडिया एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज़। तो जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास अपनी अपना अधिकार है, अपनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, कई जो उनके विषय दिए गए उन पर वो लोग कानून बना सकते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ऐसे विषय हैं जो पूरे देश के लिए ज़रूरी हैं, उनके ऊपर कानून बनाने के काम केंद्र सरकार करती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश की सरकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। तो हमारे संविधान में 3 लिस्ट बताई गई हैं, कुछ लिस्ट हैं, और उन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर रहेगी। तो जो एक हम कहें कि यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट जो है, उसमें वो सारी पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी पावर्स, उनके ऊपर कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है। तो इसी तरह से एक लिस्ट और भी आती है, कंकरेंट लिस्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज
where each tier of government can get the money from for the work that it does। तो हमारा जो सरकार है तो हम जानते हैं कि वो लोगों के लिए काम करती है, कई सारे काम होते हैं उसके पास, तो उन सारे कामों के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस गवर्नमेंट की जो उनके पास जो मनी है, जो इनकम है, वो कहाँ से आएगी। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाई लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाई ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के ऊपर ये दोनों ही, या हम 3 लेवल्स हैं तो तीनों ही लेवल की सरकारें काम करती हैं और कानून बनाती हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक स्टेट में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर एक स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, और सेंट्रल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाई गई है, हमारी केंद्र सरकार बनाई गई है, वो पूरे देश के लिए काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट उस लोकेलिटी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट जो की फीचर है इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि हमारे सरकार में पार्लियामेंट होती है, और जो हमारे जो अगर हम कहें कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसमें पार्लियामेंट का प्रावधान है। पार्लियामेंट हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, हमारी सरकार के ऊपर नियंत्रण करती है, और जो कानून पास होते हैं हमारे यहाँ पर वो सब पार्लियामेंट में ही होते हैं। तो जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? पब्लिक करती है। इसीलिए सारी पावर्स जो है वो किसके पास में है? पब्लिक के पास में है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जितने भी टियर्स हमने देखे, सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, सभी के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो हमारा जो संविधान है वो ये गारंटी देता है कि सभी एडल्ट लोगों को जिनकी एज 18 या उससे ऊपर है उनको वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट है उनके पास। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और भारत के लोगों के पास अपने लोगों को चुनने का एक, हम कहें कि वो लोग सीधा प्रत्यक्ष भूमिका है हमारी, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं और अपने मेंबर्स को चुनते हैं, तो उनको चुनने में हमारी एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट रोल है, प्रत्यक्ष भूमिका है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री रेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। और कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, चाहे लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, पुअर हो, रिच हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में खड़े होने का पूरा राइट है। कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, चुनाव लड़ने का उसके पास अधिकार है। ठीक है, तो हमारे पास वोट डालने का भी राइट है, जितने भी एडल्ट हैं उनको वोट डालने का अधिकार है, और चुनाव में खड़े होने का भी राइट है। These representatives are accountable to the people। और जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं वोट डालकर, वो लोग हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, और अगर वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो अगली बार हम उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो की फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का बंटवारा। अगर किसी एक के ही पास पावर रहेगी तो अपनी पावर का वो मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का सिस्टम बनाया गया कि पावर का बंटवारा किया जाए, और जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते रहें, किसी एक के पास सारी पावर ना आ जाए। According to the Constitution, there are 3 organs of the state. These are the legislature, the executive and the judiciary। तो हमारे संविधान के अनुसार
किसी भी स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब सरकार से ही है। स्टेट ऑन द अदर हैंड refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory। तो किसी भी एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग जिनके पास जो सोवरेन यानी कि उनको अपने कानून बनाने का अधिकार है, उसको हम स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उस एक एरिया के लिए कहा गया है जहाँ पर लोग रहते हैं और जिनको अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो जैसे कि इंडियन स्टेट कह सकते हैं हम लोग, या फिर किसी और कंट्री का जैसे कि द नेपाली स्टेट, तो वो लोग अपने लिए खुद कानून बनाते हैं, इसलिए उसको स्टेट कहा गया। तो यहाँ पर ये पूरे कंट्री के लिए हम लोग ये वर्ड रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि उसके जो स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों के ही पास अलग अलग पावर्स होती हैं। लेजिस्लेचर्स रिफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि अधिकतर पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर बैठते हैं, उसके मेंबर होते हैं, तो उनको इलेक्ट करते हैं। तो उन सभी को, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, इन सब मेंबर्स को हम लोग लेजिस्लेचर कहेंगे। तो जो हमारी पार्लियामेंट है और असेंबली है, ये सब लेजिस्लेचर हैं। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government। तो एग्जीक्यूटिव में वो लोग आएंगे, वो एक ग्रुप आएगा जो इम्प्लीमेंटिंग लॉज, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, एंड सरकार को चलाते हैं। तो यानी कि हमारी जो सरकार है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि वो सरकार को, जो सरकार है वो उसको चलाते हैं और कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं लोगों से। कानून जो बनते हैं पार्लियामेंट में पास होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम सरकार का होता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए, ये सभी एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होंगे। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। और जुडिशरी में क्या आता है, जो कोर्ट्स हैं वो सब जुडिशरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स जो हैं वो सब जुडिशरी का पार्ट हैं, और तीनों के पास में ही अपनी अपनी पावर्स हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच, अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज करता है ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो संविधान में कहा गया कि सभी के पास अपनी अपनी पावर हैं, और उससे वो क्या कर सकते हैं, ईच ऑर्गन्स एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स of the state and this ensures that balance of power between all three। तो सभी ऑर्गन्स को अलग अलग जो अंग बनाए गए हैं, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सभी एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, यानी कि हम कहें कि उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, उनको रोक सकते हैं, जिससे कि जो पावर का बैलेंस जो बना हुआ ना वो बना रहे हमारे यहाँ पर, वो बैलेंस ना बिगड़े, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट गलत लेती है तो लोग उसके अगेंस्ट कोर्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है। कोर्ट उनके जो गलत डिसीजंस हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में किस तरह से संविधान बनाने जो वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके सामने क्या समस्याएं रहीं, और उनके बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा संविधान बनाया। तो अभी हम लोग उसके की फ़ीचर्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आज 3 की फ़ीचर्स के बारे में देखा। एक तो फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। संघवाद का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक या दो, एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक से अधिक स्तर की सरकार होनी चाहिए, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से अधिक हों, तभी वो फेडरल कंट्री होगा।
इसके अलावा हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सभी के पास यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।